Good morning students. Today we are going to start the cancer. टॉपिक आज का क्या है? कैंसर है. पिछले लेक्चर में हमने एड्स के बारे में पढ़ा था. एड्स एक ड्रेडेड डिजीज़ है, खतरनाक डिजीज़ है, बहुत खतरनाक डिजीज़ है. उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इन्फेक्शन कैसे करता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. आज कुछ वैसे ही एक ड्रेडेड डिजीज़, खतरनाक डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं. नाम है उसका कैंसर. नाम तो सुना ही होगा आपने. ठीक है, पूरे लेक्चर को अच्छे से कंसंट्रेट होकर के अटेंड कीजिए. कैंसर के रिगार्डिंग जितने भी जो क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए बनते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर होना है, क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. लेट अस वी स्टार्ट. कैंसर के बारे में बात करते हैं तो कैंसर एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज़ है, एक खतरनाक डिजीज़ होती है. ठीक है, अब होती कैसे है ये समझ लेते हैं पहले. यानी एक नॉर्मल सेल होती है और एक जो कैंसर सेल होती है, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई? क्या डिफरेंस होता है? देखिए, आपकी जो नॉर्मल सेल है ना, ये आपकी नॉर्मल सेल है, ये आपकी कैंसर सेल है. तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना हमको कि कैंसर सेल है क्या, कैंसर होता कैसे. ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये आपकी एक सेल है. ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगा. माइटोसिस हो गया तो क्या बनेगा? दो सेल बनेगी. फर्दर माइटोसिस होगा तो क्या होगा? दो सेल इससे बनेगी, दो सेल इससे बनेगी. ठीक है, यानी नॉर्मली जो सेल होती है उसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है? एक फिक्स्ड रेट से होता है. ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में होता है. आफ्टर सम टाइम आपका माइटोटिक डिवीजन है वो बंद हो जाता है. लेकिन जब कोई सेल कैंसर सेल बन जाती है तो ये क्या करती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है, लगातार सेल डिवीजन करती है. वो भी फिक्स रेट नहीं होती है, कोई फिक्स रेट नहीं है, कंटिन्यूसली लगातार क्या करती है? सेल डिवीजन करती है. और लगातार सेल डिवीजन करने की वजह से क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है, मास ऑफ सेल्स बन जाती हैं. और इस मास ऑफ सेल को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर सेल के नाम से जानते हैं. नॉर्मल सेल है, उसमें जो सेल डिवीजन है वो एक फिक्स रेट में होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होता है. लेकिन जो कैंसर सेल्स हो जाती हैं उसके अंदर क्या होता है? ये जो कंट्रोल्ड कंडीशन है ना, ये खत्म हो जाती है. कंट्रोल कंडीशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. और लगातार सेल्स क्या करती रहती है? डिवाइड करती रहती है. और जो आपकी सेल्स है वो कैंसर सेल बन जाती है. बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब अपन कैंसर की यदि डेफिनेशन देना चाहें तो कैंसर की क्या डेफिनेशन देंगे? एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स. सेल्स का एनलार्जमेंट होना किसके थ्रू हो रहा है? माइटोसिस के थ्रू हो रहा है. इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन. कंडीशन कैसे हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो जाएगी. तो वो आपका क्या है? कैंसर है. सुना ध्यान से, क्या हुआ? एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू बाई माइटोसिस इन अनकंट्रोल्ड मैनर. लगातार अनकंट्रोल्ड मैनर में वो सेल डिवाइड करती रहती है एंड सेम टाइम इन्वेड नियर बाई टिश्यूज. ये खुद तो अनकंट्रोल डिवीजन में ग्रोथ करती ही है, अपने आसपास की जो सेल्स होती है ना उसको भी मोटिवेट करती है कि तुम भी करो भाई, मैं तो कैंसर बन गई हूँ, तुम भी बन जाओ. सारी जो सेल्स होती है, नियर बाई सेल्स होती है, उसको खराब कर देती है. ऐसी जो सेल्स होती है, ऐसी जो फिनोमिना होता है उसको अपन कैंसर कहते हैं. और ऐसी सेल को हम कैंसर सेल के नाम से जानते हैं. जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल सेल है और जो कैंसर सेल होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है. बात समझ में आएगी? कैंसर की डेफिनेशन यदि आप देना चाहें तो एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स ड्यू टू माइटोसिस बाय अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड सेम टाइम इन्वेड द नियर बाई टिश्यू. जो नियर बाई जो टिश्यू होती हैं उसको वो क्या कर देती है? इन्वेड कर देती है, उनको वो डैमेज कर देती हैं. समझ में आएगी बात? ठीक है. और नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? आपकी जो नॉर्मल सेल होती है वो जब डिवाइड करती है ना, मान लीजिए एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ पे है. ठीक है, ये डिवाइड कर रही है तो ऐसे बन रही है, इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है. जैसे ही ये दोनों सेल, इधर वाली सेल ग्रोथ करती हुई इधर आएगी, इधर वाली ग्रोथ करती हुई इधर आएगी, जब आपस में ये सेल्स कांटेक्ट में आ जाती हैं तो इनका सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. ये अपना सेल डिवीजन बंद कर देती है नॉर्मल सेल. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन.
इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मीनिंग होता है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जब वो कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो उनका जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन यदि कैंसर सेल्स है ना, ये इधर से डिवाइड करती हुई आ रही है, ये इधर से डिवाइड करती हुई आ रही है, दोनों कॉन्टैक्ट में आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोले चलते रहो अपन को, तो अपन को किसी का वेट नहीं करना है, कोई आए अपने संपर्क में, अपन को रुकना नहीं है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैंसर सेल क्या कर देती है? लॉस्ट कर देती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नॉर्मल सेल्स है और जो कैंसर सेल्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस आप याद रखेंगे कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल सेल में होती है, कैंसर सेल उसको क्या कर देती है? लॉस्ट कर देती है, खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, नॉर्मल सेल है जब डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर दी है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसका, उसके बाद में उसका डिवीजन खत्म हो जाता है, उसकी एज पूरी हो जाती है और वो सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो नॉर्मल सेल होती है वो क्या होती है? मॉर्टल होती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन आपकी जो कैंसरस सेल्स होती है वो क्या होती हैं? इमॉर्टल होती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं, लगातार डिवाइड करती जाती हैं, लगातार डिवाइड करती जाती हैं और कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैलता जाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बरो, थम्स अप करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे फ्रेंड्स को जोड़ दीजिए आप। कैंसर के बारे में हमने क्या बताया कि कैंसर क्या होता है कि आपकी नॉर्मल सेल्स है वो जब कंट्रोल्ड कंडीशन में डिवीजन करती है और वो कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, अनकंट्रोल्ड वो डिवीजन करने लग जाती है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है, एक मास ऑफ सेल्स बन जाती है जिसको हम कैंसर सेल के नाम से जानते हैं और उसको मास को अपन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? इन्वेड करता है, डैमेज करता है अपने नियर बाई सराउंडिंग सेल्स को, इसको हमने कैंसर कहा। फिर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस हमने समझने की कोशिश की है। नॉर्मल सेल्स होती है वो कंट्रोल कंडीशन में डिवीजन करती है, ये अनकंट्रोल्ड कंडीशन में डिवीजन करती है। ठीक। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा कि ये सेल्स होती हैं वो मॉर्टल होती हैं और ये जो सेल्स होती हैं आपकी इमॉर्टल होती है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ये कैंसर सेल है, इसने मास ऑफ सेल बनाया, ग्रुप ऑफ सेल बनाया जिसको हमने क्या कहा? ट्यूमर का। लेकिन हर ट्यूमर है वो यानी हम कह सकते हैं हर जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो बन रहा है उसके अंदर वो तो कैंसर नहीं होता। यानी अपन कह सकते हैं कि ट्यूमर दो टाइप के ट्यूमर बनते हैं बॉडी के अंदर। एक ट्यूमर है आपका बेनाइन ट्यूमर और दूसरा हो जाएगा मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर है उसको अपन नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर भी कह देंगे, तो उसका जस्ट अपोजिट है। बोलो। चलिए पहले बात करते हैं बेनाइन ट्यूमर की। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? बेनाइन जो ट्यूमर होता है यानी है तो ट्यूमर ही, है तो ग्रुप ऑफ सेल ही, लेकिन दो टाइप की ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, दोनों को अपन डिफरेंशिएट कर करके स्टडी करेंगे। ठीक है, इजीली लर्न हो जाएगा। देखिए पहली बात, बेनाइन ट्यूमर होता है, इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? स्लोली होती है, यानी ग्रो स्लोली, धीरे धीरे ये क्या करता है? ग्रोथ करता है एंड अटेन ग्रोथ को अटेन करता है इन लॉन्ग टाइम। यानी ग्रोथ होते होते इसको, यानी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ सेल्स मास बनाते समय इसको क्या लगता है? टाइम लगता है। पहली बात, धीरे धीरे ग्रो करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। दूसरी चीज क्या है? इसका धीरे धीरे ग्रो करता है, साइज इसकी एक बड़ी हो जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये होता है बट कन्फाइंड एट साइट ऑफ ओरिजिन। जहां से इसका ओरिजिन हुआ है वहीं पे ये फिक्स रहता है,
वहीं पे पड़ा रहता है, ये माइग्रेट नहीं करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेनाइन ट्यूमर की, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या है कि ये धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ करता है ना, क्वाइट लार्ज साइज अटेन कर लेता है, एक बड़ी साइज अटेन कर लेता है, लेकिन वहीं पे रहता है जहां पे इसका ओरिजिन हुआ है। ये स्प्रेड होकर के नियर बाई टिश्यू तक पूरी बॉडी में नहीं फैलता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी है। बट कन्फाइंड एट साइट ऑफ ओरिजिन एंड डू नॉट स्प्रेड इन बॉडी, बॉडी के अंदर ये स्प्रेड नहीं होता है, बॉडी के अंदर ये नहीं फैलता है। कोज लिटिल डैमेज, भाई जहां है वहीं तो डैमेज करेगा, वहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पूरी बॉडी में तो नहीं फैलेगा ना, तो लिटिल डैमेज होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो ट्यूमर है आपका प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है ना, जैसे बॉडी के अंदर आपको पेन भी हो सकता है, जब ये ग्रो करेगा तो मान लीजिए ब्लड वेसल्स है तो उसको वो दबाएगा, है ना, प्रेस भी कर सकता है। लेकिन यदि हम बात करें ब्रेन ट्यूमर की, ब्रेन ट्यूमर की यदि अपन बात करें तो इसको जितना जल्दी हो सके उसको निकलवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ब्रेन है उसको वो क्या कर देगा, धीरे धीरे उसको सप्रेस करेगा। ये भाई ब्रेन है आपका, उसमें कोई ट्यूमर बना है तो वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो गई तो उसके नियर बाई जो सेल्स है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वो सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर को जितना जल्दी आप रिमूव कर सकते हैं वो करवा सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकती है, इस केस के अंदर आपकी डेथ भी हो सकती है। क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए बेनाइन ट्यूमर के अंदर। बेनाइन ट्यूमर एक सिंपल टाइप का ट्यूमर होता है, जैसे आपने देखा होगा मोल, मस जो होता है ना, मस जो होता है कईयों की बॉडी के ऊपर यहाँ पे होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये एक्चुअल में क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है, इसी वजह से क्या हो गया, एक ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन इस टाइप का जो ट्यूमर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। आपका मोल एक टाइप का क्या है, ट्यूमर ही होता है, लेकिन ये बेनाइन कंडीशन में ये कोई भी ऐसी कंडीशंस या कोई प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ क्रिएट नहीं करने वाला है, राइट। तो इसकी ग्रोथ होती है वो स्लोली होता है और एक लंबा समय लगता है जब ये क्वाइट लार्ज साइज को अटेन करता है, लेकिन अटेन करने के बाद में ये क्या करता है, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वो वहीं पे पड़ा रहता है, वहीं पे कन्फाइंड रहता है, ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड अप नहीं होता है। थर्ड क्या हमने लिखा, ये लिटिल डैमेज करता है, बहुत कम डैमेज करता है, बहुत कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन यदि हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो उसको जितना जल्दी हो सके रिमूव कर दें, नहीं तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दोनों एस्पेक्ट के रिगार्डिंग हमने बात किया है। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। इसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लोली होती है, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी भाई, रैपिडली होगी, बहुत तेजी से ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और ग्रोथ ऑफ सेल से बना लेगा, पहली बात। दूसरी क्या होती है कि ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ये रैपिडली ग्रोथ करता है, ये साइट ऑफ ओरिजिन वहीं पे पड़ा रहता है, जबकि ये नहीं पड़ा रहता है भाई, ये सराउंडिंग सेल्स को भी डैमेज करता है, सराउंडिंग सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। ये सराउंडिंग सेल को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जहां है वहीं पड़ा रहता है, सराउंडिंग सेल को डिस्टर्ब नहीं करता है, माइग्रेट नहीं करता है। तो पहली बात तो ये क्या है कि सराउंडिंग सेल को डैमेज करेगा। कैसे, मान लीजिए ये आपका एक ट्यूमर्स है, ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है बहुत सारी, ठीक। अब इसके ये सराउंडिंग सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इधर ये सराउंडिंग सेल्स हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये जब रैपिडली ग्रोथ करेगा तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, तो लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट है वो क्या करेगा, आपका ट्यूमर ही अब्जॉर्ब कर लेगा। ट्यूमर अब्जॉर्ब कर लेगा तो नियर बाई जो हेल्दी सेल है आपकी, ये आपकी हेल्दी सेल है, ये आपकी हेल्दी सेल है, ये क्या हो जाएगी, बिना न्यूट्रिशन के क्या हो जाएगी, स्टार्व कंडीशन में आ जाएगी, भूखे मरेंगी, और भूखे मरने के बाद में मर ही जाएंगी अल्टीमेटली, ये लो किल हो जाएगी। तो आसपास की जो सेल्स है ना उसको तो कैसे मारेगी, भूखे मारेगी, मारेगी जरूर, यानी नियर बाई जो सराउंडिंग सेल है उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। पहली बात समझ में आ गई। अभी यहाँ थोड़ी थमी है ये, नहीं, यहाँ पे ये जो ट्यूमर है ना, यहाँ से कुछ पॉट्स यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकअप होते हैं, टूटते हैं, ब्लड में मिक्सअप होते हैं और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में माइग्रेट करके चले जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, नए सेल्स को
डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, नई सेल्स को कैंसरस सेल्स वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मेटास्टेसिस। और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी होती है इसकी। भाई एक जगह जहाँ हुआ है वो पार्ट यदि डैमेज होता है, नो प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए होती है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, इसकी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं उसको हम नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। एनसीईआरटी में टर्म्स दी हुई है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नियोप्लास्टिक सेल्स किस में होती हैं, बेनाइन ट्यूमर में या मैलिग्नेंट ट्यूमर में। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स के नाम से जानते हैं। क्या बताया हमने, रैपिडली सेल डिवीजन करती हैं और अपनी जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उसको इसके साथ क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट के लिए फूड के साथ कंपटीशन करती है, और कंपटीशन करके उसको स्टारवेशन कंडीशन में ला देती है और वो मर जाती है। दूसरी चीज़, वहाँ से वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं ब्लड के साथ मिक्सअप होकर, क्योंकि वहाँ से वो टूटती हैं, ब्लड के साथ आती हैं और माइग्रेट होकर के किसी दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाती है, वहाँ के टिश्यू को, वहाँ की सेल्स को मारने का काम करती है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। और मेटास्टेसिस है वो बहुत ही फियरफुल करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इसका, बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। आई थिंक बेनाइन ट्यूमर और आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला जो पोर्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये ट्यूमर की बात हमने कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं कैंसर की, कि कैंसर है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर हो सकता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो कैंसर होता है उसी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, कैंसर का क्लासिफिकेशन कर दिया है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप। कैंसर के टाइप किसके रेफरेंस में अपन बात करेंगे भाई, किसके रेफरेंस में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि बॉडी के किस ऑर्गन को ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला है कार्सिनोमा, पहला क्या है, कार्सिनोमा। इसके अंदर क्या होता है, एपिथेलियल जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके अंदर कैंसर होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा है ना भाई, आपका एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, आपका मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, आपका नर्वस टिश्यू हो सकता है। किस टिश्यू को ये डैमेज कर रही है उसके हिसाब से हमने इसको 3 कैटेगरीज बनाई है। पहला हमने लिखा है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज करता है, और जितना भी जो कैंसर होता है उसका 85% आपका कार्सिनोमा ही है। यानी 85% जो कैंसर आपको देखने को मिलता है वो कार्सिनोमा ही है, यानी एपिथेलियल टिश्यू को ही क्या करता है, कैंसर कोज करता है। इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, इसमें मोस्टली सुना होगा आपने, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा, सुना कि नहीं सुना, ब्रेस्ट कैंसर। और क्या आ सकता है इसके अंदर, आपका लंग कैंसर आ सकता है। इसमें और क्या आ जाएगा, आपका स्टोमक आ जाएगा, स्टोमक के अंदर कैंसर है। आपके पेंक्रियाज हो सकता है, पेंक्रियाज कैंसर आ सकता है इसके अंदर, है ना। और क्या बच गया, हाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिथेलियल जो कवर करती है आपकी स्किन को, स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये सब के सब जो कैंसर है वो कार्सिनोमा कैंसर के नाम से जानते हैं। कार्सिनोमा का मतलब आपको याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर यदि कैंसर होता है तो हम उसको कार्सिनोमा कैंसर के नाम से जानते हैं। उसमें आपका स्टमक कैंसर है, आपका लंग कैंसर है, पेंक्रियाज कैंसर है, आपका कौन सा बच गया, ब्रेस्ट कैंसर है जो फीमेल्स के अंदर होता है, और लंग कैंसर। ये सारे के सारे आपके कार्सिनोमा कैंसर के अंदर आएंगे। सेकंड आता है सार्कोमा। सार्कोमा है वो आएंगे आपके मीजोडर्मल डेराइव्ड ऑर्गन्स, यानी जो मीजोडर्म से डेराइव हुए हैं, मीजोडर्म से डेराइव्ड ऑर्गन हैं, उनके अंदर जो कैंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, सार्कोमा के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या आएगा आपका, बोन कैंसर, हड्डी के अंदर जो कैंसर, अब बोन के साथ में आपका बोन मेरो और सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लिम्फोइड आ गया, लिम्फोइड कैंसर है ना, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड है ना, आपकी लिम्फेड सेल के अंदर किसी में होता है। मसल्स कैंसर इसके अंदर आ जाएगा यदि आपकी मसल सेल के अंदर होता है।
क्या बताया हमने, सार्कोमा जो मेसोडर्म से डेराइव्ड होती है, और इसमें बोन कैंसर, लिम्फोइड कैंसर और मसल कैंसर। लास्ट तीसरी कैटेगरी हमने जो बनाई है वो आपकी ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ब्लड कैंसर है। एक्चुअली ब्लड कैंसर है वो बोन कैंसर के हिसाब से, बोन मेरो के हिसाब से उसमें आ जाना चाहिए, लेकिन इसकी एक अलग कैटेगरी बना दी है ल्यूकेमिया, है ना। ये आपकी ब्लड कैंसर है। इसके अंदर क्या हो जाती है कि आपकी जो WBC जो है ना वो काउंट बढ़ जाता है, WBC काउंट बढ़ जाता है। WBC के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये बात समझ में आई। 3 टाइप के कैंसर पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा अपन को याद करना है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, CSL, ठीक है ना। कार्सिनोमा है वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, स्किन कैंसर, सब इसमें आते हैं। आपके सार्कोमा है, सार्कोमा जो मेसोडर्म में डेराइव्ड होते हैं, उसमें आपका बोन कैंसर आता है, आपका लिम्फोइड कैंसर आता है, आपका कौन समझ गया, मसल्स कैंसर आ गया, फिर ल्यूकेमिया उसमें ब्लड कैंसर आता है। कहानी खत्म, आगे चलते हैं फटाफट। छोटा सा टॉपिक और बचा है, अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ कैंसर। कोजेज ऑफ कैंसर, ये कैंसर होता कैसे है भाई, कौन सा एजेंट है, इसका एजेंट कौन है, कोई रहा है क्या, CBI है, CI है, FCI है, कौन है, कैसे होता है? देखिए, आपकी जो नॉर्मल सेल है इसके अंदर एक जीन होता है, नॉर्मल सेल है उसमें एक जीन होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन या यानी सेलुलर ऑन्कोजीन। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, प्रोटो का मतलब क्या होता है भाई, इनएक्टिव, सेलुलर यानी सेलुलर ऑन्कोजीन। इसका दोनों एक ही नाम है, प्रोटो ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन। यानी अपनी नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रोटो ऑन्कोजीन यानी इनएक्टिव एक कैंसर का जीन होता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोजेज ऑफ कैंसर यानी कैंसर को कोज करने वाले जो एजेंट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कार्सिनोजन के नाम से जानते हैं। कार्सिनोजन, कैंसर कोजिंग एजेंट, जब इस नॉर्मल सेल है उसके ऊपर गिरते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आपका जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो एक्टिव बन जाता है और आपकी नॉर्मल सेल को क्या बना देता है, कैंसर सेल बना देता है। बोलो यहां से समझ में आया? यानी मैं कह सकता हूं कि प्रोटो ऑन्कोजीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया। जो इनएक्टिव था वो क्या हो गया भाई, एक्टिव हो गया। एक्टिव करने का काम किसने किया, कार्सिनोजन ने किया है। तो वो एजेंट जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजन का नाम देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कार्सिनोजन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना। ये बात समझ में आएगी कि नॉर्मली हर एक ह्यूमन सेल के अंदर कैंसर के लिए एक जीन होता है जो कि क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, जिसको अपन प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन का नाम देते हैं। लेकिन कोई भी कार्सिनोजन होता है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो सेल क्या बन जाती है, कैंसर बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि कार्सिनोजन है वो कितने टाइप के होते हैं। कार्सिनोजन है वो आपके जनरली 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक आपका फिजिकल हो गया, दूसरा आपका केमिकल हो गया और थर्ड आपका बायोलॉजिकल हो गया। फिजिकल है, कार्सिनोजन है, उसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कोई फिजिकल एजेंट ही होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन आ जाएगी, इधर आ जाएगी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें 2 रेडिएशन आती हैं आपकी, कौन से, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग है उसमें एक ही आती है, यूवी रे। भाई इसको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है। आयोनाइजिंग यानी जो आयोनाइज हो गई तो 2 टुकड़े हो गए उसके, यानी 2 आ जाएंगे उसमें, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी जिसके अंदर आयोनाइजेशन नहीं हुआ है तो एक ही होगी वहाँ पे, वो एक आपको यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपको याद कर दिया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल एजेंट, यानी ऐसे कुछ
पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, ऐसे कुछ गैसेज हो सकती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर कोज करती हैं। सबसे मोस्ट एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके दे रखा है, टोबैको स्मोकिंग। जो टोबैको की स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, टोबैको चबाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। लंग कैंसर हो जाता है जो टोबैको का स्मोक करता है। पता है ना, हमने पीछे पढ़ा है कि टोबैको का जो स्मोकिंग करते हैं तो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सीलिया होते हैं ना, वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और सीलिया का फंक्शन क्या होता है कि अनवांटेड जो भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, उसके अंदर म्यूकस मिला करके उसको बाहर निकाल देते हैं, करते हैं ना, म्यूकस का साथ बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब आप टोबैको की स्मोकिंग करते हैं, धुआं अंदर जाता है, आपके सीलिया को ख़त्म कर देता है, डस्ट पार्टिकल जो कुछ भी है सब के सब अंदर जाएंगे, लंग्स को डैमेज करेंगे। और कंटिन्यूसली आप टोबैको की स्मोकिंग करते हैं जिसके अंदर निकोटीन होता है, वो लंग कैंसर को कोज करता है। बहुत टाइप के डिजीज हो सकती है। हमने पढ़ा है केमिकल के बारे में, तो टोबैको स्मोकिंग हो गया, टोबैको च्यूइंग हो गया, और भी बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर को कोज करते हैं। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस होती है ना, वो भी क्या करती है, केमिकल एजेंट होती है, कैंसर को कोज करती है। उसके बाद बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल के अंदर यानी कोई बायोलॉजिकल एजेंट होगा, जैसे इसके अंदर एक आपका वायरस होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस होता है। ये ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर डाल देता है। यानी इसके अंदर जो जीन होता है वायरल ऑन्कोजीन, वायरस ऑन्कोजेनिक होता है, यानी वायरस का जो ऑन्कोजीन होता है वो ह्यूमन सेल के अंदर डाल देता है, और सेल डालने के बाद में उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो हमने 3 कैसे कार्सिनोजन्स अपने पढ़े हैं, 3 एजेंट अपने पढ़े हैं जो कैंसर को कोज कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ा है, फिजिकल एजेंट है जिसको अपने आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पढ़ी है। आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें 2 आएंगी, आपकी एक्सरे आएगी, गामा रे आएगी। नॉन आयो रेडिएशन में 1 आएगी, यूवी रेज आएगी। ठीक है, ये क्या करती है, डीएनए को डैमेज करती है और कैंसर को कोज करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं केमिकल रेज हैं, उसके केमिकल जो है उसमें आपका टोबैको स्मोकिंग आती है जो लंग कैंसर को कोज करता है, आपकी मस्टर्ड गैस आती है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल जो एजेंट है उसमें मैंने वायरस की बात की, ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, वायरल ऑन्कोजीन को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और वायरल ऑन्कोजीन है उससे क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर कैंसर हो जाते हैं। तो 3 आपको याद करने हैं। फटाफट चलते हैं आगे, नेक्स्ट 2 टॉपिक और बचे हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब कैंसर हो गया है, एजेंट ने अपना काम कर दिया है, डायग्नोसिस कैसे करोगे भाई, पता कैसे चलाओगे कि आपको कैंसर हो गया है। भगवान, चलो पहले पता करते हैं। पता करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, बोर्ड वाले भी नीट वाले भी, क्या क्या है। फर्स्ट, कैंसर हो गया, आपको पता लगाना है। आपने सुना होगा कई बार किसी को बॉडी के अंदर सिस्ट होती है, बोली गांठ होती है, गांठ का ऑपरेशन हुआ है ना, उसको सर्जरी करके अपन उसको निकालते हैं, और फिर उसको बोले उसकी बायोप्सी करवाई है अपन ने। क्या करवाई है, बायोप्सी करवाई है, यानी वो गांठ होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके एक पैथोलॉजिकल लैब के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होता है कि एक्चुअल में ये कैंसरस सेल्स हैं या फिर नहीं है। क्योंकि गांठ बनी है यानी एक्चुअल में क्या है, वो भी एक ग्रुप ऑफ सेल ही है, वो भी एक आपका एक ट्यूमर की तरह ही है, लेकिन क्या वो कैंसरस हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। टेक्निक्स होती है बायोप्सी, दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। लिख दूं यहाँ पे, देखिए, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टो का मीनिंग क्या होता है, टिश्यू, पैथोलॉजी यानी पैथोजन की स्टडी करना, यानी उस टिश्यू के अंदर पैथोजन की स्टडी की जाती है, उसको अपन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, उस टेक्निक को बायोप्सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, बायोप्सी के नाम से जानते हैं। बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, जो भी गांठ आपने निकाल ली है, जो सिस्ट आपने निकाल ली है, उस टिश्यू का एक कट करते हैं, उसका एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, कट सेक्शन, है ना, ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, और उसको क्या करते हैं, स्टेन कर लेते हैं पर्टिकुलर स्टेन से,
और माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप में उसकी पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या दिखेगा, डिफरेंट मैनर में दिखेगा, उसकी फिजियोलॉजी चेंज मिलेगी अपन को। तब हम कह सकते हैं कि वो सेल कैंसर सेल्स है। और जब नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स अपन को मिलता है, देन वी कैन से, नहीं अपनों क्या कहते हैं, नहीं कहते, पैथोलॉजिस्ट कहता है ना। पैथोलॉजी के अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करता है वो कहता है कि ये सेल्स क्या है, नॉर्मल सेल। क्लियर है? ये पहला पॉइंट था बायोप्सी। तो बायोप्सी से भी हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ल्यूकेमिया का यदि केस होता है, ब्लड का कैंसर होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम WBC का काउंट करते हैं, नंबर ऑफ WBC पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। यदि अचानक WBC के नंबर बढ़ रहे हैं तो ये कैंसर को इंडिकेशन है, डिटेक्ट करवा लेना चाहिए। नंबर ऑफ WBC बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ब्लड कैंसर के अंदर हम क्या करते हैं, WBC के काउंट को चेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, हमने क्या करवाया, बायोप्सी करवा ली। बायोप्सी के अलावा और क्या क्या टेक्निक है वो भी देख लेते हैं। पहली बायोप्सी होगी, दूसरा है रेडियोग्राफी। पहले लिख लेते हैं फिर इसको साथ ही समझ लेंगे। रेडियोग्राफी में हम एक्सरे यूज करते हैं। रेडियोग्राफी के बाद में होता है CT स्कैन, CT स्कैन के बाद में होता है MRI, ठीक है ना। CT स्कैन MRI तो सुना होगा आपने। MRI के बाद में होता है डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल एंटीबॉडी, और एक लास्ट और है आपका डिटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल जीन, डिटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल जीन। सुनो ध्यान से, कहानी क्या है। पहला हमने बायोप्सी करवाया। बायोप्सी में क्या किया, जो भी सिस्ट गांठ थी, सस्पेक्टेड टिश्यू लिया, उसका एक थिन सेक्शन, छोटा सा टुकड़ा काटना है, दर्द तो होना ही है। उसके बाद उसकी स्टेनिंग की, माइक्रोस्कोप के नीचे जो पैथोलॉजिस्ट होता है उसकी स्टडी करता है कि यहाँ पे ये जो सेल्स हैं वो नॉर्मल अरेंजमेंट है ना, नॉर्मल तरीके से माइटोटिक डिवीजन इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। इस सारी चीज़ की स्टडी करने के बाद में वो रिजल्ट्स देता है, रिपोर्ट देता है कि आपका जो सेल है, आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो ट्यूमर बना है, यानी कैंसर इसमें हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर है पहली बात। दूसरी हम बात कर रहे हैं रेडियोग्राफी की बात कर रहे हैं। रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं। इस एक्सरे के थ्रू, आपने एक्सरे तो देखा होगा, एक्सरे मशीन होती है, एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन होता है उसकी इंटरनल स्टडी करने के लिए, जैसे आपको लंग्स का लेना है, एक्सरे लेना है ना, बोन वगैरह की लेते हैं, तो एक्सरे उसके ऊपर डाली जाती है, उसकी एक इमेज बनती है, और वो इमेज कौन सी बनती है, 2D इमेज बनती है भाई। इस चीज़ का ध्यान रखिए, 2 डायमेंशनल इमेज बनती है। उसकी ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम नहीं देख सकते, यानी लंग्स के पीछे क्या है उस चीज़ को अपन नहीं देख सकते, सिर्फ सामने से क्या करती है वो एक्सरे गिरती है उसके ऊपर। तो ऐसा आदमी या ऐसा पर्सन, ऐसा डॉक्टर हो सकता है जो पैथोलॉजी लैब के अंदर, एक्सरे लैब के अंदर यदि काम करता है, तो उसको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होता है, एक्सपोजर होता है उसके ऊपर एक्सरेज का। लेकिन पेशेंट है उसके लिए क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो लार्ज अमाउंट में नहीं गिरती है, एक बार एक्सरे की रे डाल जाती है, वो फिल्म बन जाती है, हम उसको एक्सरे की 2D इमेज अपने सामने आ जाती है, इंटरनल ऑर्गन की हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लेकिन जो 2D इमेज आने की वजह से जो रेडियोग्राफी होती है, यानी जो एक्सरे होती है, उससे हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उससे एक एडवांस टेक्निक हम लेकर के आए हैं। आजकल आपने नाम सुना होगा CT स्कैन। CT स्कैन का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी होता क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा ऐसे राउंड कलर के राउंड करके एक चैम्बर होता है, उसमें एक बड़ा सा बेड जैसा होता है, उस पर पेशेंट लेट जाता है, उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है। अंदर डालने के बाद में क्या होता है, उसमें चारों तरफ से जिस भी बॉडी का अपन को CT स्कैन करना है बॉडी पार्ट्स का, उसमें चारों तरफ से क्या होती है, एक्सरेज डाली जाती है। यहाँ भी एक्सरेज ही डाली जाती है, रेडियोग्राफी में भी एक्सरेज डाली जाती है, इसमें भी एक्सरेज डाली जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल जो एक्सरे होता है उसके अंदर एक ही साइड से आपकी एक्सरे आती हैं और उसकी 2 डायमेंशनल इमेज बनती है।
लेकिन सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है, चारों तरफ से उसके अंदर एक्सरेज डाली जाती हैं और उसकी मल्टीपल इमेज बनती है भाई, बहुत ज़्यादा इमेज बनती है। आपने देखा होगा सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती है तो उसमें 15-20 छोटी छोटी फिल्म आती है, फोटो आती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एंगल से, अलग अलग एंगल से उसमें क्या होती है कि उसमें एक्सरेज डाली जाती है और वहाँ से उसकी फिल्म ली जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी हम हर एक एंगल से हम चेक कर सकते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी में, उसके अरेंजमेंट में कोई चेंज आया है या फिर नहीं आया। जो भी डैमेज वगैरह होता है वो अपन को आराम से दिख जाता है, पता लग जाता है, इजीली हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। बात समझ में आएगी? ठीक है, ये दोनों के अंदर ये रिलेशन था। फिर एमआरआई की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? एमआरआई क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग। यानी इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं अपन। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। इनमें हम एक्सरे यूज कर रहे थे, तो बेनिफिट तो यही हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करते हैं, एक चीज उसमें और है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी यूज करते हैं भाई इसमें। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रह जाती है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी एक्सरे की कंपैरिजन में कम हार्मफुल होती है। और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो तो हार्मफुल नहीं है अपनी बॉडी के लिए। तो आपकी जो एमआरआई है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस काम में लेते हैं, ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, सेफ टेक्निक है एज कंपेयर टू एक्सरे, एज कंपेयर टू सिटी स्कैन। इसमें भी 3D इमेज बनती है, इसमें भी इंटरनल ऑर्गन की हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। समझाने मेरी बात? ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एमआरआई जो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूटिलाइज अपन करते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी आपकी एक्सरे के कंपेरिजन में कम हार्मफुल होती है। ठीक है, ये चीज होगी। लास्ट अपन बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ अबनॉर्मल एंटीबॉडीज। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर सेल जो है वो कैंसरस सेल्स बन चुकी है, कैंसर सेल्स बन चुकी है, तो अपना इम्यून सिस्टम है वो अपना थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही। इम्यून सिस्टम काम तो करेगा, इतना तो डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। अब इस कैंसर सेल है वो जो अबनॉर्मल सेल बनी है, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन है वो कौन से होंगे, अबनॉर्मल एंटीजन होंगे। इस अबनॉर्मल एंटीजन के अगेंस्ट में अपना इम्यून सिस्टम अबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड का सैंपल लेकर के उसके अंदर अबनॉर्मल एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर अबनॉर्मल एंटीबॉडीज है या नहीं है। यदि अबनॉर्मल एंटीबॉडीज उसके ब्लड के अंदर मिलती है, इसका मीनिंग ये हुआ कि कैंसर हो चुका है। क्लियर है? और लास्ट टेक्निक अपने पास है ससेप्टेबल जीन। ससेप्टेबल जीन का मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को कैंसर है ना, उसके फादर को है या मदर को है, ठीक है, और एक जीन है जो डिफेक्टिव जीन है, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। उसमें पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, कोई सा भी म्यूटेशन हो सकता है। वो जीन इनहेरिट होकर के उस प्रोजेनी के अंदर आ रहा है, ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। तो यदि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स को कैंसर था, तो वो डिफेक्टिव जीन है उस फीटस के अंदर, उस बच्चे के अंदर आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। तो उसको आइडेंटिफाई करवा लेना चाहिए, उसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि जो ससेप्टेबल जीन है वो मेरी बॉडी में है या नहीं है। यदि मेरी बॉडी में वो ससेप्टेबल जीन आया है, वो डिफेक्टिव जीन आया है, तो मेरी बॉडी उस पर्टिकुलर कार्सिनोजन के लिए क्या होगी, सेंसिटिव होगी। जैसे अपन टोबैको स्मोकिंग की बात करते हैं, मान लीजिए उसके जो फादर थे वो लंग कैंसर होकर के मरे थे, लंग कैंसर हुआ था उसके अंदर, तो हो सकता है कि किसी जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से लंग कैंसर हुआ था उसको। तो उसको क्या करना चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, उसको टोबैको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। नहीं क्या होगा कि उसका जो अंदर जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको भी वही डिजीज हो जाएगी जो उसके पेरेंट्स को हुई थी। समझ आ रही बात? तो इस चीज का भी हम ध्यान रख सकते हैं, इस जीन का भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसको कैंसर हो सकता है, इसके कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो ये टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है,
हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी यानी बायोप्सी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, हम रेडियोथेरेपी यानी एक्सरे के थ्रू पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी जो स्कैन होती है उसमें भी अपन एक्सरे करते हैं, उसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं। इसमें 3D इमेज आती है, एक्सरे में 2D इमेज आती है, ठीक है। उसके बाद MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग है, जिसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अपन यूज़ करते हैं, और लास्ट में अपने अबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस जीन जो ससेप्टेबल जीन है उसको डिटेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई है बेटा। लास्ट टॉपिक है, ख़त्म करते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना, कैंसर को हमने डिटेक्ट कर लिया कि इस पेशेंट के अंदर, इस बंदे के अंदर कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो उसका इलाज भी तो करना है भाई, ट्रीटमेंट करेंगे। चलो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड ट्रीटमेंट करने के लिए सर्जरी कर दो उसकी। क्या कर दो? सर्जरी कर दो। सर्जरी नहीं करना चाहते हो, कीमोथेरेपी कर दो। कीमोथेरेपी नहीं करना है, रेडियोथेरेपी कर दो भाई। अरे रेडियोथेरेपी भी नहीं करना है तो क्या करोगे? इम्यूनोथेरेपी कर दो। ये लो, क्या करना है? सर्जरी। आपको एक ट्यूमर का पता चला, कैंसर सेल का पता चला, आपको सर्जरी करनी है, उसको चारों तरफ से कट करना है और उसको बाहर निकाल देना बॉडी से, यही सर्जरी है। लेकिन अकेली सर्जरी है वो इफ़ेक्टिव टेक्निक नहीं होती है, अकेली सर्जरी से कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, यदि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो भाई कैसे करोगे सर्जरी? या पूरी बॉडी के अंदर उसने जगह जगह इन्फेक्शन कर रखा है, जगह जगह ट्यूमर बन चुका है, क्या पूरी बॉडी बाहर निकाल दोगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करोगे? उस जो ट्यूमर वाली सेल्स है, जो कैंसर वाली सेल है ना, उसको आपको क्या करना है? किल करना है, मारना है, वहीं पे पड़ी पड़ी कोई मार दो। आसपास की जो नियर बाई जो हेल्दी सेल्स है ना, उसको बचाए रखना है बस। तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड काम में लेंगे? फिर कीमोथेरेपी करेंगे। उसका नाम सुना होगा आपने, है ना। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम कोई केमिकल्स को, ड्रग्स हैं वो उसको देते हैं। वो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, वो ड्रग क्या करती हैं, उसकी जो कैंसर सेल्स होती हैं ना जो कैंसर सेल्स होती हैं, जो रैपिडली ग्रोविंग सेल्स होती हैं, उसको क्या करती हैं? मार देती हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा ना, उसका कीमो करवाया है। कीमो का मतलब कीमोथेरेपी करवाते हैं। एक थेरेपी होती है, एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, वो वहाँ पे कैंसर सेल्स हैं उसको मारते हैं। कैंसर सेल को तो मारते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं, आपके NCERT में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये दो चीज़ है उसका ध्यान रखना। एक तो क्या होता है, हेयर लॉस होता है, साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। हेयर लॉस होता है और एनीमिया भी हो जाता है। हेयर लॉस में क्या होते हैं कि आपके जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं ना, उनको भी वो क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर के जो फॉलिकल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो भी कंटिन्यूसली रैपिडली ग्रोथ करती रहती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो जिस पेशेंट का आपने कीमोथेरेपी किया है, कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया है, उस कैंसरस पार्ट को किल करने की कोशिश की है, साथ में उसकी हेयर फॉलिकल सेल है ना, वो भी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, तो बाल उड़ जाएंगे। देखा होगा आपने, युवराज सिंह के कैंसर हुआ था, उसने कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट अमेरिका के अंदर लिया था, जब वो वापस आया था तो गंजा हुआ कि नहीं हुआ? और भी आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट या केसेस देखे होंगे। तो इस केस में क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स होता है ना, वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है और बाल उड़ जाते हैं। दूसरा केस क्या होता है? एनीमिया। भाई आपका जो बोन मेरो है, कंटिन्यूसली उसके अंदर क्या बन रहा है? रैपिड डिविजन्स हो रहा है, नई नंबर ऑफ सेल्स बन रही हैं आपकी, WBC RBC सब कुछ बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपकी यदि RBC डैमेज हो गई, RBC डैमेज होगी तो एनीमिया होगा कि नहीं होगा? तो ये भी इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जनरली हेयर लॉस और एनीमिया के बारे में RBC का नंबर है वो कम हो जाते हैं, इसके बारे में आप ध्यान रखें, जो कीमोथेरेपी के अंदर होता है ना। ड्रग्स या केमिकल्स हैं जो रैपिडली जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उसको मारने का काम करती हैं, उसको अपन ने कीमोथेरेपी कह दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। रेडियोथेरेपी का मीनिंग क्या होता है कि रेडिएशंस हम डालते हो, ये तो और ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें तो हम एक केमिकल्स दे रहे थे, उसका भी साइड इफेक्ट अपन को देखने को मिल रहा था। इसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्यूमर सेल को फोकस करके
कब? जब हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस ट्यूमर सेल को फोकस करके उसके ऊपर रेडिएशन डालते रहते हैं, लगातार रेडिएशन डालते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कैंसर सेल्स होती हैं वो मर जाती है। लेकिन साथ में स्पेशल इंपॉर्टेंस अपन को ये रखना पड़ता है, ध्यान ये रखना पड़ता है कि नियर बाई जो हेल्दी सेल्स है ना, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो आपकी क्या होनी चाहिए? स्वस्थ रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए, है ना, नहीं तो वो भी मर जाएगी, काम उल्टा हो जाएगा भाई। ये अपनी रेडियोथेरेपी है। लास्ट में आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं कि पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर दिए जाते हैं उसको। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर क्या होते हैं? बायोलॉजिकली वो रेस्पॉन्स जगाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर के फॉर्म में हम क्या देते हैं उसको? अल्फा इंटरफेरोन देते हैं। याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर क्या है, इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर आपका अल्फा इंटरफेरोन है, जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करता है? उस ट्यूमर को, उस कैंसरस सेल्स को किल करने का काम करता है। क्या बताया हमने? 4 टेक्निक पढ़ी है, आपका कैंसर टॉपिक खत्म होता है। पहला हमने क्या पढ़ा कि सर्जरी पढ़ी, उसकी हम सर्जरी कर दें, सर्जरी से उस कैंसर सेल्स को, उस टिश्यू को हम वहाँ से एलिमिनेट कर दें, बॉडी से निकाल दें। लेकिन इतना इजी टास्क नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कोई ड्रग्स हैं, कोई केमिकल्स हैं, वो उसको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? उसकी जो ट्यूमर सेल्स हो जाती हैं उसको किल कर दिया जाता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं? रेडियोथेरेपी, यानी लीथली रेडिएशंस उसकी ट्यूमर के ऊपर डालते हैं, है ना। अवॉइड करना है हेल्दी टिश्यू को, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा लीथल होता है। उसके बाद हम इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या होती है? जो पेशेंट होता है उसको बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर दिए जाते हैं, यानी अल्फा इंटरफेरोन दिए जाते हैं। अल्फा इंटरफेरोन क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम होता है वो ट्यूमर सेल को किल करने का काम करता है। ये आपका कैंसर खत्म हो गया, ठीक है। अब आप NCERT उठाएंगे, NCERT को पढ़ोगे, ऐसा कोई भी नाम, टर्म, टॉपिक कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कैंसर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी बोर्ड एग्जाम के नीट के अंदर क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ, असाइनमेंट वर्क है, उसके लिए राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, डिफरेंशिएट between normal cell and cancer cell, पहला। सेकंड, benign tumor and malignant tumor। नेक्स्ट, what are डायग्नोसिस प्रोसेस ऑफ कैंसर? डायग्नोसिस कैसे करेंगे? व्हाट आर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट कैसे करोगे? कार्सिनोजन, व्हाट आर कार्सिनोजेंस? टाइप्स ऑफ इट, उसको क्लासीफाई करना है। दैट आर द 4 क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू।